नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न बैंक हल करेंगे। इसी से पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न बनेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले हमने हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश का भी प्रश्न बैंक सॉल्व कर दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने के पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, 6 अध्याय से आना है, कुल मिलाकर 75 अंक का पेपर आएगा। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद और द्विघाती समीकरण, समानांतर श्रेणी और त्रिभुज, इससे आना है दोस्तों। चलिए पहला दिया है वास्तविक संख्या, पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चनों को हल करेंगे और महत्वपूर्ण सवालों को मैं बताऊंगा आपको। पहला दिया है 96 और 404 का एचसीएफ कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 4 होता है, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा। 12 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 32 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 8 चौको 32। 4 और 7 का महत्तम समवर्त बताइए। 4 में भी 1 का गुणा होगा, 4 एकम 4, 7 में भी 1 का गुणा होगा, 7 एकम 7। 1 कितना हो जाएगा? 1 होगा दोस्तों। संख्याएं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम एचसीएफ का अनुपात बताइए। तो एलसीएम निकालेंगे 5, 15, 20 का, तो क्या हो जाएगा? 20 या 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, मतलब 60 आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा दोस्तों 5। तो 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है दोस्तों। चलिए छठवां दिया है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो उपयुक्त सभी जितनी भी संख्या दी हुई है ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे 7वां प्रश्न दिया है, 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। चलिए आप बताएंगे इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम होगा 420। इसको आप एक बार करेंगे कॉपी में। 8वां दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है और उनका एलसीएम एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम बताइए। तो 3 का भाग दीजिए, 3 चौको 12 और बचा कितना? 1, 3 पाँचे 15, मतलब 45 होगा दोस्तों। चलिए 9वां दिया है, 17, 23 और 28 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ मतलब कॉमन, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1, सभी में 1 का गुणा होगा, इसलिए 1 होगा। देखिए 10वां दिया, 11, 13 का एचसीएफ कितना होगा। तो इसमें भी 1 ही होगा, क्योंकि विषम संख्या है, इसमें गुणा किसका हो रहा है? 1 का केवल हो रहा है। 11 दिया है, 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए तीनों का गुणा करेंगे। 8 का गुणा सबसे पहले 25 में करेंगे तो 200 आएगा। अब 200 का गुणा अपन 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब 1800 आएगा। चलिए 2 और -√2 कौन सी संख्या है बताएंगे आप। तो ये संख्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। 13वां दिया है, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 15 चौको 60 और 20 या 60 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे रिक्त स्थान करेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण सवालों की ओर भी चलेंगे। चलिए दिया हुआ है संख्या 8, 9 और 25 के एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ दोस्तों कॉमन, इसमें कॉमन क्या है? केवल 1 कॉमन है, 1 का गुणा हो रहा है तीनों में। √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। चलिए बताइए 45 कितना होगा दोस्तों? 45 होगा। 3√2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। अब यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? a इंटू बी। क्या आएगा? a इंटू बी आएगा। चलिए सत्य की ओर चलते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये क्या सही है कि गलत? सही है दोस्तों। दूसरा दिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? जरूर होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती दोस्तों, इसमें सत्य दिया है। चलिए चौथा दिया है, 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है। तो क्या होता है बताइए। तो होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। उसके बाद दिया दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। चलिए बताइए होता है कि नहीं होता है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 26 और 91 का HCF 13 होता है, तो क्या होता है बताइए। तो 13 क्या होता है, 13 होता है दोस्तों, क्योंकि 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को आगे देखते हैं। क्या दिया है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए क्या दिया है, 306 और 657 का HCF कितना होगा, और दिया √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का LCM कितना होगा, 9 और 27 का LCM 27 होगा, मतलब जो 9 दिया हुआ है उसका पहला आंसर होगा HCF। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 94 और 40 का HCF कितना होगा, इसको आप कॉपी में करेंगे क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। संख्या 156 के आवाज गुणनखंड आपको निकालना है, 2, 3 और 13 होगा। क्या होगा, 2, 3 और 13। दो संख्याओं के HCF और LCM में क्या संबंध होता है आप बताएंगे। जो सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। 12 और 30 का LCM कितना होगा आप बताएंगे। 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, इसलिए 60 होगा इसका। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए संख्या 8 और 9 का HCF कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों में एक कॉमन है। 8 एकम 8, 9 एकम 9। संख्या 140 को आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएगा। मतलब गुणनखंड निकालने हैं इसके, ऐसे इसके भी गुणनखंड आपको 156 के भी निकालने हैं। चलिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बता देता हूं, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आ सकते हैं पेपर में। तो एक प्रश्न दिया हुआ 16वां, ये IMP प्रश्न है जो पेपर में कई बार आ चुका है, इसको आप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न दिया हुआ है, इसके बाद आगे एक प्रश्न दिया हुआ, ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, इसको करना है। इसके बाद आपको एक प्रश्न और बताता हूं दोस्तों, ये सवाल आएगा पेपर में। इसके बाद आपको एक ये सवाल पेपर में आएगा, इसलिए इनको आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे महत्वपूर्ण सवालों की ओर चलेंगे, उसके बाद फिर अगला अध्याय करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण सवाल एक √3 वाला है, इसको भी आप करेंगे, और एक 34 वाला सवाल, इसको भी आप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय दूसरा दिया है बहुपद, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए दूसरा अध्याय में दिया हुआ है, यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा मान क्या होता है, C/A। क्या हो जाएगा, C/A। ठीक है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यांक होगा, क्या होगा आप बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, -b/a हो जाता है शून्यांक। बहुपद x² - 3 के शून्यांक क्या हो जाएंगे बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, B वाला होगा, मतलब प्लस में भी 3 आएगा, माइनस में भी 3 आएगा। बहुपद के शून्यांक क्या होगा, 5वां का बताइए। 5वां का हो जाएगा 2 और 5, क्या होगा, -2 और -5, क्योंकि प्लस में दिया तो माइनस में आंसर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया बहुपद के लिए घात क्या होगी। घात देखिए कितनी हो जाएगी, 5। कितनी होगी, 5, क्योंकि x में दिया 4 और x का इंटू करेंगे 5 हो जाएगी। एक द्विघाती बहुपद के शून्यांक -3 और 5 हो, 4 हो, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा x² + -7x + 12, कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B वाला। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, किसी बहुपद Px के कुल शून्यांक उस बहुपद के आरेख के कुल बिंदुओं के संख्याओं के बराबर होता है। बताइए किसके बराबर होता है। हाँ होता है, बराबर होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद 6x² + 13x + 7 की घात क्या है, 2 है। कितनी है दोस्तों, 2 है। उसके बाद दिया बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 और 24। कितना होगा, 10 और 24 होगा, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 24। बहुपद x² - 4x के योग कितना होगा, तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद नहीं है दोस्तों बताएंगे आप। तो C वाला एक बहुपद नहीं है। चलिए रिक्त स्थानों को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इसके बाद IMP सवाल आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में यदि नए हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रेखीय बहुपद Ax + b का शून्यांक क्या होगा, -b/a। क्या होगा, -b/a होगा।
दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होता है, एक बहुपद होता है। क्या होता है, एक बहुपद होता है। बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यांकों का योग क्या होगा, तो -4 होगा। क्या होगा दोस्तों, -4 होगा। उसके बाद दिया बहुपद x² + 4x + 8 के गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। चलिए आगे दिया हुआ है दोस्तों, k का मान ज्ञात करिए। ये सवाल को आपको करना है। k का मान मैं आपको बता देता हूँ। k का जो मान आएगा वो आएगा k = 2। क्या आएगा, k = 2 आएगा। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, एक रेखीय बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक रेखीय बहुपद कहलाते हैं। सातवां दिया है, द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम घात क्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। बहुपद y³ - 2y² - √3y + 2 की घात क्या होगी, तो वास्तविक संख्याएं इसमें आएगा। क्या आएगा, वास्तविक संख्या, इसकी घात क्या हो जाएगी, y की पावर क्या दी है, 3 घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और दिया 9वां प्रश्न, अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या, अल्फा का प्लस बीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -5/2, क्योंकि -b/a -5/2 होगा। चलिए आगे चलते हैं, सत्य देख लेते हैं। सत्य में दिया हुआ है, एक वास्तविक संख्या k का बहुपद px का शून्यांक px = 0 होता है, तो दोस्तों होता है। रैखिक बहुपद, ये सही है, ये भी सही है दोस्तों। ये सभी सवाल जो हैं जो दिए हुए हैं, ये इनका सभी का आंसर सही है, इसलिए मैं सबसे अब आगे की ओर चलता हूँ। आगे दिया है, द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का योग क्या होगा। शून्यांकों का योग आपको भी पता होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसके बाद बहुपद x² + 6x + 9 के गुणनखंड क्या होंगे, तो क्या होंगे दोस्तों, आपको भी पता है, इसके गुणनखंड ये होते हैं, क्योंकि प्लस में दिया तो प्लस के ही गुणनखंड होंगे। त्रिघाती बहुपद, 3 घातों वाला बहुपद ये है। रेखीय बहुपद कौन सा होता है, ये होता है दोस्तों, एक द्विचर वाले शून्यांकों का गुणनफल ये होता है c/a। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है दोस्तों, तो कितनी होती है आप बताइए। रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघाती बहुपद की घात 3 होती है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं, जो पेपर में छपेंगे, आएंगे ही पेपर में, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पेपर में बदल के भी मिल सकते हैं, इसलिए इन सवालों को आप देखते जाइए। ये जो इसमें टिक कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में छपेंगे, आएंगे ही, इसलिए ये सवाल आपको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। चलिए आगे सवाल आपको बता देता हूँ। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप ये वाला सवाल भी करिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको मैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कराता हूँ। निम्नलिखित में 2 चरों में रैखिक समीकरण है, कौन सा रैखिक समीकरण है दोस्तों, तो ये एक रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 के लिए क्या होगा, एक बताइए, एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि बराबर नहीं है, अद्वितीय हल होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ये याद ही करना है, क्योंकि कोई हल नहीं होता। इसके बाद चौथे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत अनेक हल होंगे, क्योंकि तीनों बराबर हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, अद्वितीय हल होने की संभावना क्या होती है, शर्त क्या होती है, ये पहला जो दिया है। उसके बाद कोई हल ना होने की शर्त क्या होती है दोस्तों, कोई हल ना होने की शर्त ये होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होने की संभावना किसमें होती है, तो इसमें होती है। चलिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हैं। समीकरण 2x + 3y + 5 हो, तो x = 1 रखने पर y का मान क्या प्राप्त होगा, 1 रखिए, 2 × 2 3 y = 1 प्राप्त होगा। कितना होगा दोस्तों, y = 1 प्राप्त होगा, क्योंकि कट जाएगा 1 से 1 कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन सवालों को आप कर लीजिए, क्योंकि y का मान दिया है, x का मान दिया है, यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 k का मान क्या आ जाएगा, 5। चलिए सत्ता आप देख लेंगे। उसके बाद मैं सीधे रिक्त स्थान सही जोड़ी की ओर चलता हूँ। सही जोड़ी करते हैं, उसके बाद आगे प्रश्नों की ओर चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए आगे ये दिया हुआ है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहाँ है, ये है अद्वितीय हल। क्या होता है दोस्तों, दूसरा वाला ये अद्वितीय हल है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, बताइए, व्यापक रूप हो जाता है इसका ये। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, तीसरा जो दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक ही सीधी सरल रेखा, एक ही सीधी सरल रेखा होगा। उसके बाद
ये सभी सवाल जो दिए हैं आपसे बन जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दो चरों में रैखिक समीकरण का मान क्या होता है बताइए। दो चरणों में रैखिक समीकरण का मान होता है ax + by + c = 0। क्या होता है ये। उसके बाद यहाँ अपन को m का मान बताना है। x का मान दिया है -2, y का मान दिया है 5, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा -2m और ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, m का मान आ जाएगा 1। क्या आएगा 1 आएगा। चलिए ये सवाल भी आप कर लेंगे दोस्तों। इसका आंसर तीसरे वाले का हो जाएगा 3x + 5y = 70, क्योंकि 2 संतरे और 5 सेबों का मूल दिया है, तो रैखिक समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा। 2 संतरे मतलब 2x और 5 सेब मतलब 5y = 70। इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा जो आएंगे ही पेपर में। इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये वाला है दोस्तों, आप करेंगे। इसके बाद आगे भी महत्वपूर्ण जो सवाल है उनको मैं बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि आएगी आपकी, एक विलोपन विधि आएगी, इनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एक एक सवाल इससे आएंगे ही, और इसके आगे आने वाले जो सवाल हैं उनको मैं बताता हूँ कौन सा आएगा। ये वाला सवाल आएगा ही दोस्तों, इसको करके ही जाना है आप, एक ये वाला सवाल। उसके बाद आगे जो सवाल हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये वाला सवाल आपको करके जाना आएगा, एक पेंसिल वाला कर लेना, ये भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक सवाल ये दिया हुआ दोस्तों, इसको भी करके आना है, और एक ये दोनों सवाल में से एक सवाल छपेगा ही पेपर में, आप इनको करेंगे ही। चलिए आगे चलते हैं। द्विघातीय समीकरण, क्योंकि प्रश्न बैंक बहुत बड़ा है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। आप धैर्य बना के बस वीडियो देखते जाइए, आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए, द्विघातीय समीकरण के मूल समान हो तो वास्तविक विभक्तर का मान क्या होगा। विभक्तर का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। यदि मूल समान होते हैं तो विभक्तर का मान 0 होता है। समीकरण x² + x - 1 के बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, तो b होती है। वास्तविक और भिन्न होते हैं। किसी द्विघातीय समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है दोस्तों, तो b होती है। क्या होती है, द्विघातीय चरों की अधिकतम घात b मतलब 2 होती है। द्विघातीय समीकरण के विभक्तर का मान क्या होगा दोस्तों, बताइए। विभक्तर का मान क्या हो जाएगा, d बराबर होता है b² - 4ac, ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, बताइए कौन सा होगा, तो ये होगा। द्विघातीय समीकरण के वास्तविक मूल होंगे इससे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है द्विघातीय समीकरण 2x² - 7x + 6 के मूल क्या होंगे। चलिए इन सवालों को आप एक बार देख लीजिए, इसको मैं टिक लगाते जाता हूँ, इनको आप करते जाइए, क्योंकि प्रश्न बैंक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ता दोस्तों। मैं आगे टिक करता जाता हूँ, आप देखते जाएंगे। 7वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। 8वें का आंसर आपका हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 14/3, और 9वें का आंसर हो जाएगा सी वाला मतलब 0 और 1। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28। उसके बाद 11वें का आंसर करेंगे। 11वें का क्या आंसर हो जाएगा, के मूल क्या होंगे बताइए, तो वास्तविक होंगे। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद 13वें का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 1 होगा। मैं आंसर आपको बताता जाता हूं, क्योंकि अब समय जो है बहुत हो चुका है दोस्तों, इसलिए। वर्गीय समीकरण के मूल के क्या होंगे दोस्तों, इसके मूल क्या हो जाएंगे, तो वास्तविक और भिन्न होंगे। इसके मूल क्या होंगे बताइए, 0 और -5 होंगे। इसके मूल क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो बताइए b² बराबर 4ac होंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके में अब आंसर बताता जाऊंगा। पहले का आंसर क्या है, तो 2 घातों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघातीय समीकरण कहते हैं। द्विघातीय समीकरण के अधिकतम 2 मूल होंगे। कितने होंगे, 2 मूल होंगे। के मूल कितने होंगे बताइए, 3 और -4। कितने होंगे, 3 और -4। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए 0, क्योंकि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो समीकरण के विभक्तर का मान कितना होता है, 0 होता है। आप बने रहिए, आप टॉप करेंगे, इसलिए आप बने रहिए। आप महत्वपूर्ण सवालों को भी आप देखिए। चलिए, द्विघातीय समीकरण x² + bx + c = 0 के विभक्तर का मान d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा b² - 4ac। क्या होगा, b² - 4ac होगा। चलिए इन सवालों के मैं आंसर आपको बोलता जाता हूँ, आप देखते जाइए। छठवां दिया हुआ है, द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करें। सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया है। किसने, श्रीधराचार्य ने दिया है। द्विघातीय समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे, d > 0। क्या होगा, d > 0 होगा। 8वां दिया है, वर्ग समीकरण x - 1 और x + 1 बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, तो 1 और -1 होंगे। क्या होंगे, 1 और -1 प्राप्त होंगे दोस्तों इसका। उसके बाद p x बराबर 0 हो तो क्या होंगे बताइए, मूल 0 होंगे। क्या होंगे, मूल 0 होंगे। द्विघातीय समीकरण के मूल x बराबर क्या होगा, 10वां का आंसर बताइए। x बराबर -b + -b² √b² - 4ac/2 होगा। ये मैं
इसमें आपको श्रेयधाराचार का सूत्र लिखना है -b वाला। उसके बाद दिया है 11वां के मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे सत्य मैं आपको सत्य के आंसर बता देता हूं दोस्तों। पहला जो दिया हुआ है इसका आंसर होगा द्विघाती समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो हो सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। मैं आंसर आपको बताता जाता हूं क्योंकि अभी प्रश्न बैंक बहुत सारा बचा हुआ, 5 और 6 अध्याय भी है, इसलिए मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूं दोस्तों। 7वां का भी आंसर सही होगा। उसके बाद 8वां जो है उसका आंसर गलत होगा। 9वें का आंसर भी गलत होगा दोस्तों। 10वें का आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले हैं, इसलिए आप बने रहिए। चलिए सही जोड़ी आप कर लेंगे। उसके बाद मैं एक वाक्य के जो प्रश्न हैं उनको बता देता हूँ। सही समीकरण जो दिया हुआ है क्या का मान b² - 4ac कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल या रूट कहलाता है दोस्तों। चलिए एक वाक्य के उत्तर आपसे शायद बन जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताता जाता हूँ। दूसरा प्रश्न दिया, इसका आंसर होगा वास्तविक मान। तीसरा जो दिया है इसका आंसर हो जाएगा किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो ऋणात्मक और काल्पनिक होगी, ऋणात्मक और काल्पनिक। यदि मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, व्युत्क्रम धनात्मक होता है तो धनात्मक और वास्तविक अभिन्न होगा। द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। और द्विघाती समीकरण x² + 4bx + c बराबर 0 का व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है दोस्तों। चलिए ये सवाल आप देख लेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपको मैं बताता हूँ क्या आएगा पेपर में। एक आयताकार आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद एक ये वाला सवाल आएगा, इसके बाद एक रेलगाड़ी वाला सवाल आप देख लीजिए। चलिए आगे महत्वपूर्ण जो सवाल है उसको मैं बताता हूँ। आगे महत्वपूर्ण सवाल ये वाला है दोस्तों, इसको करेंगे। इसके बाद ये वाला और के का मान आप कर लीजिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, इसको करेंगे। एक त्रिभुज वाला सवाल है ये 5 सवाल आपको करना ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया समांतर श्रेणी। चलिए समांतर श्रेणी को भी कर लेते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी से भी प्रश्न आएंगे। तो समांतर श्रेणी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है AP देखिए समांतर श्रेणी की मैं आपको प्रश्न ही दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा ही नहीं। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का क्या आंसर होगा, मैं ऐसे सीधे सीधे बताता जाता हूं। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा और तीसरे का क्या आंसर होगा ये आपको बताता हूं। पहले दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, पहले का आपको करना है। तीसरे का आंसर ये होगा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का 8वां होगा। 5वें का आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि प्रश्न बैंक बहुत बड़ा है, इसके बाद 6 अध्याय भी है, इसलिए आपको मैं केवल आंसर अब बता रहा हूँ। 8वां प्रश्न जो दिया है उसका आंसर आपको बताना है और 10 तक बताना है आंसर। आप चलिए रिक्त स्थानों की ओर। श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर -1 हो जाएगा दोस्तों। आपको निकालना क्या होगा और इसका ये सभी जो सवाल दिए हैं उसको आप सॉल्व करिए। इसमें मैं सॉल्व कर चुका हूँ दोस्तों, पर क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा मैं लेंथी नहीं लेके जाऊँगा। आपको सवालों को बताता जाऊँगा, आप इनको देखते जाइए। बस महत्वपूर्ण सवालों की ओर लेके जाऊँगा और सवालों को आपको बता दूँगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें महत्वपूर्ण सवाल जो है, इसमें ये वाला जो सवाल है और एक ये वाला सवाल है और एक ये वाला सवाल, इनको करेंगे आप। एक ये सवाल आएगा पेपर में दोस्तों, ये 4-5 सवाल जो आपको बता रहा हूँ ये सवाल आएंगे। चलिए 3 अंक में बता देता हूँ कौन सा सवाल आएगा। ये वाला सवाल आएगा दोस्तों, एक ये सवाल आएगा और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक ये सवाल आएगा, इसके बाद एक ये सवाल आ सकता है। चलिए आप देखते जाइए, ये प्रश्न बैंक पूरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही चैन लेंगे दोस्तों। चलिए आपको बता देता हूँ त्रिभुज से आने वाले प्रश्नों को बताता हूँ। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर मैं आंसर बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब समय हो चुका है बहुत, इसलिए। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये इसके आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 4 आएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, सभी वृत्त क्या होते हैं आपको बताना है। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। आगे रिक्त स्थानों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद सवालों की ओर चलते हैं जो पेपर में आएंगे ही। चलिए आगे जो सवाल आने वाले हैं उनको आप देख लीजिए, ये पेपर में आएंगे ही। समरूप त्रिभुज के लिए ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है और ये वाला, इन दोनों प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे और इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आएंगे ही दोस्तों। ये वाला सवाल पेपर में कई बार आ चुका है, इसको एक बार आप करेंगे, 12वां सवाल। इसके बाद आप जो है इन सवालों को देख लीजिए, और भी यदि आपके पास टाइम हो तो और भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए इन सवालों की। ये सवाल आ चुके हैं पेपर में और आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इन सवालों को एक बार देख करके प्रैक्टिस करिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।